हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या है अपना? नेचुरल वेजिटेशन, चैप्टर 5 क्लास 11। इसमें हम चैप्टर में क्यों क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने ये लिखा है। उससे पहले मैं बता दूं, ये भी चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। किस लिए? इसमें हम पढ़ेंगे अपने वेजिटेशन के बारे में, अपनी वाइल्ड लाइफ जो लाइफ है, जानवर, पेड़ पौधे, इन सभी के बारे में जानेंगे। इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन आखिर होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। रेनफॉल के बेसिस पे अलग अलग तरीके से कुछ वेजिटेशन पाए जाते हैं अलग अलग एरिया में, आज हम उसको जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में, अपने जानवरों के बारे में। उसके बाद जानेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और उसका कंजर्वेशन जो मेथड्स हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अपने इंडिया में है, वो कहाँ कहाँ हैं और वो क्यों बनाई गई हैं, उनके बारे में जानेंगे आज हम। तो ये जो दोनों हैं हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। इन दोनों को हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में और इन दोनों को पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे पार्ट 1 में और इसको पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? नेचुरल चीज क्या है जो अपने आप हमारे किसने, एनवायरनमेंट ने हमें दी हो। तो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली, यानी कि जो भी प्लांट कम्युनिटी नेचुरली ग्रो हुई हो उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इसी तरीके से वर्जिन वेजिटेशन होता है। क्या होता है? वर्जिन वेजिटेशन। ये क्या होता है? जो भी प्लांट कम्युनिटी नेचुरली ग्रो हुई हो लेकिन ह्यूमन ने उसे डिस्टर्ब ना किया हो, वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि कोई एक पेड़ है अपने आप उगा और बहुत ही फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको ये अनडिस्टर्ब रहा। किसके? ह्यूमन से। देख रहे हो ह्यूमन कितना डिस्टर्ब करते हैं, इंसान को ही नहीं, पेड़ पौधों को, जंगलों को भी जाके करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन। इसी तरीके से एक फ्लोरा एंड फ्यूना वर्ड होता है। क्या होता है? एक होता है फ्लोरा और एक होता है फ्यूना। इसको हम बोलते हैं, ये प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है और फ्यूना एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है। फ्लोरा प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है और फ्यूना किसका है? एनिमल्स का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है, फ्लोरा एंड फ्यूना। तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन पता चल गया, वर्जिन वेजिटेशन पता चल गया, और क्या पता चला हमें? और क्या पता चला? साइंटिफिक नेम्स पता चल गए। अब हम पढ़ते हैं कि जो इंटरेस्टिंग ये क्यों होने वाला है, मैं वो बताने जा रहा था। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि हम कभी भी घूमने जाते हैं तो इस तरीके से घूमने जाओ यार। जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताऊं तो मैं कभी गोवा गया था घूमने। तो जैसे हम ट्रेन की जर्नी जब ट्रेवल कर रहे थे तो मैं जब बाहर देखता था तो मतलब हमेशा ऐसे ही नहीं कि अंदर ही रहना है, बाहर देख के भी चलना है यार। पेड़ पौधे चेंज हो रहे हैं, एग्जैक्ट आपकी आंखों से दिखेगा कि कैसे ही फॉरेस्ट डेंस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आप वेस्टर्न घाट पे जाओगे गोवा की तरफ, तो कोंकण रीजन है एक पड़ता है, वहां पे जाओगे तो कैसे ही फॉरेस्ट डेंस होते जाते हैं, ये आपको अपनी आंखों से दिखता है। घने जंगल होते जाते हैं पहले और अलग अलग तरीके के पेड़ मिलते जाते हैं। जो सॉइल है वो चेंज होती रहती है। तो कभी भी कोई भी जर्नी पे जाते हैं तो खिड़की के बाहर शक्ल रखा करो। यूं नहीं कि बस के अंदर मस्ती अलग, ठीक है, लेकिन बाहर भी ज्योग्राफिकल अगर स्टूडेंट हो तो ये भी सारी चीजें नोट करते चला करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं अपने इंडिया के बारे में। तो जो अपना इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, जो अपने इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? यानी कि 23% अपना इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है जो अपने इंडिया लैंड का, तो किससे घिरा हुआ है? 23%। 23% फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट एरिया है अपने इंडिया के लैंड का। अपने इंडिया कितना बड़ा है ना, तो इसमें कितना 23% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। और एक और चीज फैक्ट बता दूं, तो अगर जो अपना फॉरेस्ट है वो कौन सी लिस्ट में आता है, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी होना, क्योंकि प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हम। अगर 11th में तो भी हमें जानना जरूरी है, अगर हम क्लास में तो और अच्छे से जवाब देंगे, अच्छे से पहले से ही नॉलेज आ जाएगी। तो जैसे कि हमें ये पता चला कि 23% फॉरेस्ट एरिया कवर करता है अपना इंडिया, वहीं जो अपना फॉरेस्ट है वो कौन सी लिस्ट में आता है? अपना जो फॉरेस्ट है
ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। और ये कब हुआ? ये हुआ 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ये कंकरेंट लिस्ट में आया। पहले किस में था? स्टेट लिस्ट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल होंगे फॉरेस्ट के वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये ट्रांसफर हुआ किससे? स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, अब फॉरेस्ट अपना किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में, ना कि स्टेट लिस्ट में। पहले आता था स्टेट लिस्ट में, और किस लिए चेंज हुआ? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये होगी अपनी फॉरेस्ट कवर की बात और अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ ही रहे हैं तो एक और आर्टिकल के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 51A(G). क्या है आर्टिकल 51A(G)? इसमें क्या बताया गया है? इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि हम सब की लोगों की ये एक ड्यूटी हो जाती है किसको प्रोटेक्ट करने की? नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51A(G) में। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी चाहिए। जैसे नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब भी नेशनल एंथम हो हमें खड़े होना चाहिए। क्या है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इसी तरीके से हमारी 51A(G) आर्टिकल में ये फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये अब आप लोग सोच रहे हो कि हम तो यार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में क्यों घुसेड़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चीज़ें जब लिंक करके पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग भी बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जैसे आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ। मैं बता रहा हूँ सच में कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कौन से लिस्ट में है? तो फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में। कब हुआ? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ ट्रांसफर। पहले स्टेट में था, अब कंकरेंट लिस्ट में आया। फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी कौन सी आर्टिकल में? 51A में। प्रोटेक्ट नेशनल अपना ये वेजिटेशन किस में प्रोटेक्ट करें? 51A(G) आर्टिकल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो जो अपना और इंडिया है, इंडिया फॉरेस्ट आर करेंटली गवर्न बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के थ्रू अपना जो फॉरेस्ट है वो गवर्न किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके थ्रू क्या होता है? अपना जो इंडिया का फॉरेस्ट है आर करेंटली गवर्न बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये तो कुछ हो गए अपने फैक्ट्स। वहीं अब हम पढ़ेंगे क्या टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की, वेजिटेशन की कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन को हमने दो टाइप्स में बांट दिया गया है, एक तो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे, और एक बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल कि कितनी वर्षा होती है उसके बेसिस पे हमने बांट दिया। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की बात करें तो इसको हमने तीन टाइप्स में बांटा है फिर से, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है, इन तरीकों हमें क्या बताया, एक तो नो पब्लिक एंट्री अलाउ, जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें पब्लिक एंट्री बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और ये 53% है अपने इंडिया में, 53% कवर करते हैं अपने इंडिया में। वहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो पीपल अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है पीपल को अलाउ होता है वो कलेक्ट करने के लिए, और ये 29% है। वहीं अगर अनप्रोटेक्टेड की बात है तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो क्लासीफाई ही नहीं हुए हैं तो वो है अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ये कम से कम 18% है। तो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ये रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड और इनके कुछ बारे में। वहीं अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल, यानी कि जहां ज्यादा वर्षा होती है, जैसे अगर मैं बात करूं आपको खान पीन अच्छा मिले तो डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो क्या करोगे आप, अच्छे एकदम बॉडी बिल्डर आपकी बन जाएगी। इसी तरीके से प्लांट्स का भी है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और प्लांट्स का वो क्या होता है, खाना क्या होता है,
प्लांट्स का खाना होता है धूप और पानी होता है बारिश। तो जहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ पे हमें ज़्यादा घने जंगल देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे। जहाँ पे धूप कम होगी, पानी कम होगा, वहाँ पे छोटे ट्रीज होंगे या फिर ट्रीज होंगे ही नहीं, या अलग तरीके की कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो इसी वेरिएशंस को हम पढ़ेंगे अपने अब इसमें बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल में, इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने अभी आपको एक बताया था कि नेशनल फॉरेस्ट वो 1888 बताया था आपको, वो 1988 है। ये गलती हो गई थी मुझसे कि जो अपना फॉरेस्ट है वो गवर्न किसके थ्रू होता है, तो वो 1988 के एक्ट के थ्रू, ना कि 1880 एक्ट के थ्रू है। गलतियां हो जाती हैं सबसे, ठीक है। तो ये है बेस्ड ऑन एनुअल रेनफॉल पे अब हम पढ़ते हैं एनुअल रेनफॉल के बारे में। तो ये है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। बड़ी मेहनत करी है मैंने, देखो पीछे, किसके लिए, तुम्हारे लिए। ये अपना क्या, प्यारा भारत। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किसके बेसिस पे, अब हम पढ़ रहे हैं एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे, कि साल भर में वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, कितनी होती है, उसके बेसिस पे हमने ये सब डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, थॉर्न फॉरेस्ट। ये वाला जो एरिया, मैं पहले एक रफली आपको समझा दूं, जो ये वाला पार्ट है, ये हिमालयन बेल्ट सिस्टम है ना पूरी, ये माउंटेन वाला एरिया नदर्न इंडिया। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे माउंटेन वेजिटेशन पाई जाती है। वहीं हम ये वाली बात करें, ये वाला एरिया हरियाणा, ये राजस्थान, गुजरात, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। वहीं अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये जो ब्लू ये बनाया मैंने, ये होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि कोस्ट पे मिलते हैं, डेल्टास वगैरह जहाँ पे रिवर डेल्टास बनाती है ना, वहाँ पे मिलते हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये पूरा एरिया यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। हम सबसे पहले थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमें दो चीजें मेनली जाननी है, एक तो रेनफॉल इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कितनी रेनफॉल होती है, और स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे कौन से स्टेट्स कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, और फिर कौन से प्लांट्स वहां पे पाए जाते हैं। तो ये रेनफॉल कहाँ होती है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। और मिलते कहाँ है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, हरियाणा, यूपी में ये पाए जाते हैं। प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। लीफ होती ही नहीं है साल भर में, कहाँ से होंगी, बारिश ही नहीं हो रही, उन्हें पानी ही नहीं मिल रहा, तो कहाँ से होंगी। तुम्हें प्यासा छोड़ दिया जाए, कितने दिन जी पाओगे, वो तो फिर भी साल भर सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट्स कौन से मिलते हैं, बबूल और कैक्टस, और नीम भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे टस्की रॉक्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं, टस्की रॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन की बेसिस पे। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन की बेसिस पे, कैक्टस कौन से फॉरेस्ट टाइप में मिलता है, टस्की ग्रास कौन से फॉरेस्ट टाइप में मिलती है, ये आपसे एमसीक्यूज में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे, वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड पे पाए जाते हैं। रेनफॉल कितनी होती है, अबव 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो होती है यहाँ पे। और 60 मीटर अबव ट्रीज हाइट, ट्रीज की हाइट भी कितनी होती है, 60 मीटर। अब ये वाले रीजन में बारिश क्यों हो रही है, उससे पहले ये अगर बताओ प्लांट्स कौन से, रोजवुड और मैंगनी और एक्सेट्रा। इस वाले रीजन में बारिश क्यों हो रही है सबसे ज्यादा। इससे पहले हमने क्लाइमेट पढ़ा था ना, क्लाइमेट वाला चैप्टर, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके वीडियो जरूर देखें। क्यों बारिश हो रही है इस रीजन में, जब अपना साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, यहीं तो आता है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहीं तो होती है। इसीलिए इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं अपने। और नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज्यादा बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं और सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। इसीलिए ज्योग्राफी एक दूसरे से लिंक है। किस लिए लिंक है, क्लाइमेट की अगर हम अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्लाइमेट भी पता होना चाहिए कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, हाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी 3 होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन 3 नहीं होते, ट्रॉपिकल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन होता है, और एक होता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। ये सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप में मिलते हैं।
वहीं ट्रॉपिकल एक सेमी एवरग्रीन होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे वेस्टर्न घाट पे, जहां पे कम वर्षा होती है। ऐसा तो नहीं है पूरे वेस्टर्न घाट पे एक सी वर्षा होती है, नहीं, जहां पे थोड़ी कम वर्षा होती है वहां पे होते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, यानी कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। वहीं ईस्टर्न स्लोप की बात करें तो वहां पे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन मिलते हैं। वहीं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन मिलते हैं तमिलनाडु कोस्ट पे। क्यों? क्योंकि रिसीव रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून रिट्रीट करता है तब इसमें बारिश होती है, वरना नहीं होती है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन यहां मिलते हैं। अब हम बात करें ट्रॉपिकल डेसिडियस की, इस वाले एरिया की, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। ये भी एक क्वेश्चन है कि मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस में 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, वहीं फुटहिल्स ऑफ हिमालय इस वाले एरिया में मिलते हैं। कहाँ पे? मॉइस्ट डेसिडियस। और प्लांट्स कौन से मिलते हैं? टीक और शीशम की लकड़ी यहाँ पे मिलती है। वहीं ड्राई डेसिडियस मिलते हैं 100 से 70 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल होती है, और प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार के प्लेन्स में। इसको सवानाज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सवानाज ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बोलते हैं ड्राई डेसिडियस को। वहीं हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें, ये वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते हैं। सुंदरबन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा क्रिएटेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट पे। तो अंडमान निकोबार सुंदरबन रिवर डेल्टास, ये महानदी रिवर डेल्टा पे बनता है, ये कृष्णा रिवर डेल्टा पे बनता है, तो ये क्या बनते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। वहीं ये क्या करते हैं? कंसिस्ट सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स कंसिस्ट करते हैं? जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, और जो इनकी लकड़ी होती है वो हार्ड होती है, हार्डवुड होती है। वो किसके लिए काम आती है? फॉर बोट मेकिंग। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कहाँ मिलते हैं और कौन से कंसिस्ट करते हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ ले जाते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, वो कौन से फॉरेस्ट टाइप के हैं, तो वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट टाइप के। कौन सी लकड़ी है जो हार्डवुड होती है, जो बोट मेकिंग के काम आती है, कौन से फॉरेस्ट की? वो मैंग्रोव फॉरेस्ट की। कैसे धीरे धीरे हम पढ़ते भी जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी कैसे क्रिएट, मतलब कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसीलिए कि आपको इजी हो जाए समझने में किस तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से ये लिखा है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये अगर इन्हें जूम करोगे ना किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खोलोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो भी इस बोर्ड पे लिखा है सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए याद करना और इस तरीके से समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। वहीं अगर हम बात करें माउंटेन वेजिटेशन की, ये है पूरा अपना माउंटेन वेजिटेशन। ये भी हाइट के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे अगर हम जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो अलग अलग वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा। तो वेजिटेशन में काफ़ी वेरिएशंस आता है। अगर हम 1000 से 2000 हाइट पे हैं तो वहाँ पे माउंटेन डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर हम 2000 से 3000 तो वहाँ पे पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। 3000 से भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे। उनके अलग अलग फीचर्स हैं। आपने देखा होगा क्रिसमस पे जो क्रिसमस ट्रीज होते हैं जिन पे स्नो पड़ती है, स्नोफॉल होती है, वो कितने डिफरेंट होते हैं जो हमारे प्लेन्स पे ट्रीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का वेजिटेशन अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ पर रेनफॉल स्नोफॉल होती है। तो इन सभी चीज़ों के लिंक की वजह से वहाँ पर अलग वेजिटेशन मिलता है। तो ये अपना पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट होता है यहीं पे। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको इजीली और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो भी समझना आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए ये ईजी तरीका, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।